नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और खबरों की गहराई तक जाकर आपको बहुत सारी जानकारियां दिलाने की कोशिश करेंगे। मौसम को लेकर फिलहाल देश में चर्चा हो रही है और उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और एक तरीके से सर्दी ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। मौसम का मिजाज बदला है तो सुहाना भी हुआ है, लेकिन ये सुहाना कितना है और इससे मुश्किलें कितनी होंगी, ये चर्चा का विषय रहने वाला है। उत्तर भारत के कई राज्यों को लेकर मौसम का अलर्ट भी है। 17 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। कई जगहों पर फिलहाल बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में सुबह से बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। पंजाब, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश, हिमाचल में भी कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। हरियाणा में कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है। बारिश से मंडियों में पड़ी जो फसल है वो खराब हुई है। उत्तराखंड की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, फिलहाल मौसम का मिजाज बदल चुका है और जिन राज्यों में मौसम को लेकर ज्यादा मुश्किलात की खबरें सामने आती हैं, हिमाचल और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अब किस तरह की स्थिति रहने वाली है और इस बारिश को किस तरह से देखा जाए, हम कोशिश करेंगे मौसम वैज्ञानिकों से भी बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र चौधरी और राव शफात अली भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राव, आपके पास पहुंचते हैं उत्तराखंड में मौसम कैसा है? आपके पीछे की जो तस्वीर नजर आ रही है, हवा चल रही है तेज, मौसम सुहाना लग रहा है, आपके बाल भी उड़ रहे हैं और पीछे पेड़ भी लहरा रहे हैं। नासिर, बिल्कुल देखिए, मौसम इस वक्त खराब है उत्तराखंड का और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां तो बर्फबारी होनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं यहाँ बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी भी किया था। इसको देखिए पोस्ट मानसून कहते हैं, क्योंकि मानसून तो खत्म हो चुका है, बारिशें खत्म हो चुकी हैं और उसके साथ ही जो बारिश होती है, अब ये बारिश क्योंकि ठंड बढ़ जाती है इसमें और तापमान गिर जाता है, तो ऐसा अभी इस वजह से हो रहा है कि जो ऊपरी इलाके हैं वहां क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है तो मैदानी इलाकों में भी थोड़ा सा ठंड का माहौल बना है। ऊपरी इलाके जैसे कि केदारधाम है, उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, ये वो इलाके हैं जहां बर्फबारी हो रही है। जो सैलानी है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। कुछ पर्यटक पहले से मौजूद थे। श्रद्धालु क्योंकि दर्शन के लिए यहाँ आते हैं तो उनको भी उत्साह है इस बर्फबारी को देखने का। इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं नासिर, इन इलाकों में हल्की मध्यम बारिश है और ये बारिश अगले 3 दिन तक होती रहेगी। लेकिन इसका बड़ा नुकसान भी होता है नासिर, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं इस वक्त जो फसल है वो कट रही है। गेहूं की खासकर बात करें तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर तेज ये बारिश हो जाती है तो जो फसल है, किसान है, उनको बड़ा नुकसान होगा। लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे अब तापमान गिरता जाएगा। पिछले 3 दिनों तक तो तेज गर्मी थी, तेज धूप थी और धीरे धीरे ये जो गर्मी है, तापमान है, इसमें गिरावट आई है। अभी अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि 3 दिन तक बारिश रहने वाली है और धीरे धीरे अब ऊपरी जो इलाके हैं वहां बर्फबारी जो होगी उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। बिल्कुल राव शफात अली, और मौसम का ये मिजाज अभी बदला रहेगा और अब तो ठंड भी दस्तक दे रही है। जितेंद्र चौधरी भी मेरे साथ हैं हरियाणा के मौसम को लेकर बात करने के लिए। जितेंद्र, सुबह से बारिश और उसके बाद किस तरह का असर देखने को मिलता है? एक जिक्र अभी हुआ कि मंडियों में जो फसल आ रही है वो खराब हो सकती है या खेतों में जो फसल है उस पर नुकसान हो सकता है। तो हरियाणा के लिहाज से जब इस तरह के मौसम में ये बारिश होती है तो क्या प्रभाव होते हैं फसलों पर भी और आम जनजीवन पर भी? देखिए नासिर, बिल्कुल अगर बारिश इस वक्त जो लगातार हो रही है, क्योंकि जो है कल तक का जो अलर्ट है वो इसी प्रकार से बना रहेगा और उसके बाद भी स्थिति जो है इस प्रकार की रह सकती है। लेकिन 17 तारीख की तक जो अलर्ट है वो बारिश का उत्तर भारत के कई राज्यों के अंदर, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, वहाँ पर जो अलर्ट है वो दिया गया है। सुबह से अगर हम बात करें, काले घने बादल और जो तेज हवाएं जो है वो देखने के लिए मिल रही थी। कई जगह आंधी तूफान जैसी तस्वीरें भी बारिश आने से पहले देखने के लिए मिली है। ओलावृष्टि हरियाणा के कई इलाकों के अंदर हुई है, पंजाब के कई इलाकों के अंदर हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिली है। जहां तक किसानों की बात की जाए तो चाहे मंडियों से लेकर के खेतों तक, किसानों को इस बारिश की वजह से खासा नुकसान जो है वो देखने के लिए मिलेगा। कई जगह की मंडियों से ये तस्वीरें आने लगी है
जहां पर मंडियों के अंदर रखी हुई जो फसल थी उस पर ओलावृष्टि और बारिश की जो तस्वीरें हैं वो देखी गई हैं और इसकी वजह से किसान के चेहरे पर परेशानी की जो लकीरें हैं वो साफ तौर से देखी जा सकती है। किसान जो है वो इस विषय को लेकर के परेशान है और सरकार की ओर किसान जो है वो तुरंत ऐसे ही किसी भी स्थिति को आने के बाद जो है देखने लगता है। हरियाणा के अंदर कई जिलों के अंदर जो बारिश है वो इस वक्त भी जारी है। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर जो है बारिश अभी भी जारी है। सुबह अगर हम बात करें जहां सूरज की रोशनी देखने के लिए मिलती है, वहीं अंधेरा जो है वो छाया हुआ था घने बादलों की वजह से। तो ये कहा जा सकता है कि ये बारिश जो है वो एक और जहां किसान की परेशानी बढ़ाएगी, वहीं अगर बदस्तूर बारिश का यही दौर जो है वो अगर जारी रहता है तो इसका असर जो है वो सड़कों पर जाम के तौर पर, जलभराव के तौर पर भी देखने के लिए मिलेगा। और कल तक अगर यही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि बारिश की जो निरंतरता है अभी तक अगर हम बात करें तो वो लगातार जारी है। जो सुबह से घने बादल के बाद लगातार जो बारिश है वो देखने के लिए मिल रही है, जिसके बाद परेशानियां जो हैं आम जन की भी बढ़ सकती हैं और जाम से जहां लोगों को दो चार होना पड़ेगा तो वहीं जलभराव की स्थिति भी रहने वाली है। यानी मौसम ने करवट जरूर बदली है। न सिर्फ कल रात अगर हम बात करें तो हरियाणा के कई इलाकों के अंदर 20 डिग्री से भी कम जो तापमान है वो दर्ज किया गया था, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति बनने वाली थी। मौसम अपनी करवट को बदलते नजर आ रहा था। तो ये कहा जा सकता है अभी भी अगर हम बात करें तो तापमान के अंदर गिरावट है। सर्दी जो है अपनी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। ठिठुरन जो है वो बढ़ चुकी है और आने वाले समय के अंदर अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो बारिश जो है वो एक आफत का रूप भी ले सकती है किसानों के लिए। अभी अगर हम बात करें जो खुले में मंडियों के अंदर गेहूं था वो गेहूं पूरे तरीके से भीग चुका है, धान भीग चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो परेशानी है वो अभी मौजूदा समय में ही खड़ी हो चुकी है। लेकिन और जो आम लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जिन्हें जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए परेशानी आने वाले समय के अंदर बढ़ सकती है अगर बारिश इसी प्रकार से जारी रहती है, क्योंकि अलर्ट जो है वो बारिश की तरफ से कल मौसम विभाग की तरफ से बारिश का कल तक के लिए जारी किया गया है। जितेंद्र आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम हिमाचल से जानकारी हासिल करते हैं। हिमाचल में भी बारिश हो रही है और जब मौसम खराब होता है पहाड़ों पर तो फिर टेक्नोलॉजी भी फेल होने लगती है। प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ बारिश हो रही है कई जगहों पर और चंडीगढ़ में तो अभी भी बारिश लगातार सुबह से हो रही है। लेकिन शिमला से भी खबर है, हिमाचल से भी खबर है कि वहां पर भी बारिश हो रही है। और हिमाचल में इस वक्त बारिश होना क्या इशारा करता है, किस तरफ मौसम को ले जाता है? प्रदीप ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या जानकारी है हिमाचल को लेकर और हिमाचल के लिहाज से ये बारिश क्या कहती है? फोन कट चुका है, लेकिन हम एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरसिमरत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, चंडीगढ़ और पंजाब में भी कई जगहों पर बारिश लगातार हो रही है, किस तरह के अनुमान है मौसम को लेकर और पंजाब और चंडीगढ़ के लिहाज से मौसम क्या तब्दीली लेकर आएगा? जी बिल्कुल नासिर जी, जिस तरह से अचानक से मौसम जो है उसमें बदलाव देखने को मिला, उसको देखकर अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ में आज सुबह यानी कि जब तड़के जब लोग काम पर निकल रहे थे तो उस समय भी जो है वो अंधेरा छाया हुआ था और लोगों को दिन में भी लाइटें जगा करके जो है अपने काम पर निकलना पड़ा, अपने व्हीकल्स की लाइटें तक जगानी पड़ी थी। और वहीं अगर मौसम की बात की जाए तो रविवार से ही मौसम जो है थोड़ा सुहाना लग रहा था कि बारिश जो है वो हो रही थी। तो उसके बाद लगातार आज जब सोमवार की शुरुआत हुई है तब भी ये बारिश जो है इसी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो है वहां पर भी बारिश काफी नजर आ रही है। साथ ही साथ वाहन जो है वो रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ की आपको ये स्थिति बता रहे हैं, यहाँ पर वाहनों की ये स्थिति चल रही है और यहाँ पर वाहन जो है इस तरह से रेंगते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं तापमान की बात करूं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, यानी कि पारा जो है वो 10 डिग्री तक नीचे गिरा है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं, साथ ही ये भी कहा गया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चलेंगी। इसके अलावा बठिंडा, संगरूर, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब, लुधियाना में इस तरह से कई ऐसे 10 जगह हैं जहां पर अलग अलग जगहों में सारी जगह पर ही जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह से स्थिति जो है देखने की बन रही है और अचानक से अब जो ये मानसून के बाद की स्थिति है, पोस्ट मानसून इसे कहा जाता है, तो जाहिर तौर पर ये मानसून के जाने का आगाज है और ठंड के आने का
जो शुरुआत है वो हो चुकी है अब आगे, और इसी तरह से मौसम जो है वो कुछ दिन और रहने वाला है। मौसम माहिरों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी 2 से 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया और ऑरेंज अलर्ट पंजाब में जारी किया गया है। जी हरसिमरत, और आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से प्रदीप ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में कैसा है मौसम? शिमला में बताया जा रहा है बारिश हो रही है तेज। बिल्कुल नासिर, देखिए सुबह से ही जो तेज गर्जना हो रही थी और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी तेज बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ शिमला की अगर बात करें तो धुंध यहाँ पर पूरी तरह से छा गई है और दिन के समय में ही लग रहा है कि घुप अंधेरा जैसा हो गया है और विजिबिलिटी हम कह सकते हैं कि इसमें कम हो जाती है हमेशा ही। तो ये कहीं ना कहीं खतरे वाला संकेत भी होता है, उसमें कई बार वाहन भी आपस में टकराते हैं। हालांकि इसको लेकर एडवाइजरी हमेशा से ही रहती है कि जब ऐसी धुंध हो तो उस वक्त फॉग लाइट जरूर ऑन करें और तभी सड़कों पर गाड़ी चलाएं। लेकिन इतना जरूर है कि जो मौसम ने करवट ली है, सर्दियों की दस्तक हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में हो चुकी है। शिमला की ही बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो गिर गया है, यानी लगातार रोजाना जो है तापमान यहाँ उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम यहाँ पर ठंड जो है महसूस की जा रही है। दिन के समय में भी जब ठंडी हवाएं चलती है तो उसमें भी ठंड महसूस की जाती है। लेकिन अभी की बात करें तो मौसम यहाँ पर खराब है, बारिश का दौर इस वक्त चला प्रदीप, हुआ है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। ये मौसम हिमाचल में फसलों को लेकर, सेब के कारोबार को लेकर, पर्यटन को लेकर और ये जो बारिश है ये कितना प्रभाव डालती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात पर्यटन को लेकर की जाए तो जो ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जब ये बर्फबारी हट जाएगी तो पर्यटकों के लिए वो एक अच्छा मौका हो जाएगा वहां पर बर्फ देखने का। उसके साथ साथ शिमला की बात करें तो यहाँ पर अभी क्योंकि धुंध है और पर्यटक यहाँ पर अगर अभी आते भी हैं, वैसे वीकेंड में ही ज्यादातर पर्यटक यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी पर्यटकों के लिए हम कह सकते हैं कि अनुकूल माहौल नहीं है। लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा पर्यटकों के लिए अच्छा माहौल यहाँ पर बनेगा और सर्दियां जब आती हैं तो उस वक्त भी पर्यटक हिमाचल में बड़ी संख्या में आते हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में भी ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। और उसके साथ साथ किसान बागवानों की अगर बात की जाए तो इस वक्त किसानों की बात करें तो मक्की की फसल तैयार हो रही है और कुछ जगह उस मक्की निकाल भी ली गई है। उसे जो पहाड़ी इलाके होते हैं वो छत पर सुखाने के लिए उसको रखते हैं। तो जब ऐसी बारिश होती है तो वो एक नुकसानदायक रहती है। कई बार अगर ज्यादा दिन ये बारिश रही है, 1-2 दिन की बारिश का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ सीजन क्योंकि अंतिम दौर में है और इस वक्त जापानी फल का दौर चला हुआ है, तो उस वक्त जापानी पककर तैयार है, वो मार्केट में आ रही है उसको बेचने के लिए और उसका कलर जो है वो अच्छा बने तो उसके लिए मौसम थोड़ा साफ रहना चाहिए। लेकिन ज्यादा नुकसान हम कह सकते हैं कि अभी इस बारिश का नहीं होता है, लेकिन अर्ली बारिश हुई है, जल्दी बर्फबारी हो रही है तो सर्दी की दस्तक जिस तरह से जल्दी हुई है तो इसको लेकर जरूर चिंताएं हैं कि मौसमी बदलाव तो नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ शिमला की बात करें तो शिमला में आजकल देवदार से पोलन झड़ता है, उसकी वजह से यहाँ पर कई बीमारियां भी आती हैं, सर्दी जुकाम के बहुत सारे मरीज यहाँ पर बुखार के मरीज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही है तो उससे वो पोलन पूरी तरह झड़ जाएगा और फिर सामान्य जैसी स्थिति प्रदीप, और मैं आपसे बात करूंगा, हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, मौसम निदेशक हैं देहरादून से। नमस्कार विक्रम सिंह जी। जी नमस्कार। विक्रम सिंह जी, ये जो मौसम में बदलाव आया है ये हमेशा की तरह वैसा ही बदलाव है, कुछ अलग हुआ है इस बार? कई जगहों पर उत्तर भारत में बारिश हो रही है, एकदम से ठंड बढ़ गई है, बिल्कुल अंधेरा जैसा मौसम हो चुका है। नहीं, देखिए बोला था कि 15 से जो है रात से या आगे जो है 1-2 दिन के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर देखने को मिलेगा। तो वही पश्चिमी विक्षोभ है, अब ये धीरे धीरे मिलते ही, अब सीजन ही उसका है आगे और ये सामान्य है ऐसा कहूंगा मैं। आते हैं पश्चिमी विक्षोभ अब अक्टूबर के मिड से या लास्ट में सब जो है। अच्छा, एक तो चीज इसकी वजह से रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ी बहुत मिलेगी। जी हाँ सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था कि अब जैसे अभी कुछ जगहों पर गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है, अगर हम आम लोगों की बात करें तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब ठंड एकदम बढ़ जाएगी, अब गर्मी महसूस नहीं होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी धूप निकलेगी तो फिर गर्मी जैसा लगेगा लोगों को? ना, ऐसा अब नहीं रहेगा। मतलब मैं ये कहूंगा कि सामान्य है या तापमान जो है थोड़ा सामान्य से कम की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाएं आप प्रिवेल करेगी, आगे आप देखेंगे। और एक जो ठंडक रहती है अब सुबह शाम तो खासकर ठीक ठाक रहेगी, मतलब आप कह सकते हैं पहाड़ों में खासकर, और मैदानी क्षेत्रों में भी सामान्य से कम ही रहेंगे तापमान अभी 2-4 दिन की अगर खासकर बात करें तो। जी तो ये कल तक अभी ऐसा ही रहेगा मौसम, कल 17 तारीख तक? हाँ, कल से तो साफ होना शुरू हो जाएगा, कल से साफ होना शुरू हो जाएगा। दिन से सुबह तक आप कह सकते हैं थोड़ा क्लाउडिंग है, हल्की बारिश है, वो चलेगी।
तो यही इसमें है। ओलावृष्टि वगैरह भी एक आध जगहों में आपको देखने को मिलेगी, इस तरह का चीजें रहेगा। तो आज ये है विशेषकर, बस यही कहूंगा मैं। शुक्रिया विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौसम की बात हो रही थी, लेकिन हाँ अब ये है कि अब ठंड दस्तक दे चुकी है और मौसम का ये सुहानापन सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, लेकिन इस आकर्षण के साथ ही कुछ एहतियात भी बरतना जरूरी हो जाता है और वो है बीमारियों के हिसाब से। अब एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और अब एक बार फिर से दुबई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 17 अक्टूबर को दुबई जाएंगे और अबू धाबी में सीएम धामी एक बैठक करेंगे। पर्यटन और सेवा के क्षेत्र में बड़े निवेशकों के साथ वो बैठक करेंगे। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस बार निवेश लाने की पूरी कोशिश हो रही है और ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जाए। देश विदेश से अब तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बातचीत हो चुकी है। एक बड़ी बात है, एमओयू साइन हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। राव, ये जो इस बार का इन्वेस्टर समिट है उत्तराखंड में, जिसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, इससे पहले भी कई बार इस तरह के समिट हुए हैं, क्या कुछ खास है और कितनी उम्मीद है उत्तराखंड को विकास के लिहाज से इस इन्वेस्टर समिट से? देखिए डॉक्टर नासिर, ये जो पहले इन्वेस्टर समिट हुए उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कामयाबी वाला एक इन्वेस्टर समिट इसको कह सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार का देखिए लक्ष्य है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में लाना है और उससे पहले दिल्ली में क्योंकि कॉटन रेजर हुआ था तो वहीं पर 5,000 से ज्यादा के जो एमओयू है वो साइन हो चुके थे, 5,000 करोड़ से ज्यादा के। इसके बाद जो दूसरे कार्यक्रम है वो हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब ब्रिटेन पहुंचे, बर्मिंघम में रोड शो हुआ, लंदन में रोड शो हुआ, तो वहां पर बड़ी कामयाबी मिली। 9,500 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके थे। यानी देश और विदेश के इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो करीब 50,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। लेकिन दुबई का दौरा बेहद खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्योंकि नवरात्रि का कल पहला दिन था और कल ही दिल्ली के लिए मूव कर चुके थे, आज वो दुबई में मौजूद है और दुबई के आबू धाबी में ये रोड शो होने वाला है, इन्वेस्टर्स के साथ बैठक होने वाली है। क्योंकि दुबई को देखिए ये माना जाता है कि तमाम देश के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं उन सबका एक गढ़ माना जाता है, सबकी ऑफिस वहां पर है, हेडक्वार्टर्स वहां पर है। तो ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है धामी सरकार के लिए वहां जो बैठक होगी। और उम्मीद है कि जो निवेश के प्रस्ताव ब्रिटेन से मिले थे, यानी लंदन से और बर्मिंघम से मिले थे, उससे ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दुबई से मिल सकते हैं। इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वहां अलग अलग जो उद्योगपति हैं उन सबसे बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री के साथ एक डेलीगेशन भी है, जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद है। और उम्मीद है कि राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसके आसपास वो राज्य सरकार पहुंच सकती है। सबसे खास बात है डॉक्टर नासिर कि राज्य सरकार चाहती है कि जो एमओयू अभी तक साइन हो चुके हैं 50,000 करोड़ से ज्यादा के, लेकिन उससे पहले ही जब इन्वेस्टर समिट हो तो उससे पहले ही उनको धरातल पर उतारा जा सके। और इसके लिए लक्ष्य भी रखा गया है कि 30,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू प्रस्ताव यानी कि साइन हुए उनको इन्वेस्टर समिट से पहले पहले जो भी प्रस्ताव है उनको धरातल पर उतारा जाए। तो ये बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार के लिए कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड नई दिशा की ओर बढ़ता नजर आएगा। जी राव शफात, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं हरियाणा की, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करते हैं। ये जनसंवाद कार्यक्रम लगातार चल रहा है, अलग अलग जिलों में होता है और अब कैथल में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। बारिश की वजह से जनसंवाद कार्यक्रम की जगह बदली गई है। एक जानकारी, अहम जानकारी लोगों के लिए जो जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचना चाहते हैं। आईजी कॉलेज के हॉल में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। बारिश की वजह से जनसंवाद की जगह बदली गई है। कार्यक्रम पहले महाराजा सूरजमल स्टेडियम में होना था जनसंवाद कार्यक्रम, लेकिन अब जनसंवाद कार्यक्रम आईजी कॉलेज में होगा और कार्यक्रम के बाद मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री। जितेंद्र हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भी हैं और चर्चा के लिए भी हैं। जितेंद्र, लगातार सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम ये चल रहा है, बहुत सारी जगहों पर लोग पहुंचते हैं, कितना फायदा जमीन पर लोगों को इस जनसंवाद कार्यक्रम से हो रहा है? क्योंकि कई बार ये होता है कि लोग बहुत सारे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे होते हैं और उनके काम नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन जब सीधा मुख्यमंत्री के सामने उनको अपनी बात रखने का मौका मिले, अपनी समस्या बताने का मौका मिले, तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए बिल्कुल नासिर, ये खबर आपने जनसंवाद को लेकर के जो दर्शकों के लिए पूछी है, इसमें सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि जो लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं और खासतौर से जो समस्याएं
जो है आम जन से जुड़ी होती हैं, उनका समाधान करने को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत आदेश दे करके किया जाता है। उसमें जो वक्त लगना होता है वो एक अलग विषय की बात है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो 24 से 48 घंटे के अंदर इस जनसंवाद के माध्यम से पूरी होते हुए नजर आती हैं मुख्यमंत्री के जो है आदेश देने के बाद। मुख्यमंत्री का इससे पहले जनसंवाद पंचकुला में था। पंचकुला में भी इसी प्रकार लोगों की जन समस्याएं मुख्यमंत्री की तरफ से सुनी गई थी। अभी कैथल पहुंच चुके हैं। अपडेट हम अपने दर्शकों को यहाँ पर देना चाहेंगे, खबर अभी तक के तमाम दर्शक जो इस वक्त इस खबर को देख रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं कैथल में, और कैथल के अंदर जो कॉलेज के अंदर जो कार्यक्रम रखा गया था वहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मार्फत मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा गया है। ये कहा गया है कि पिछली सरकार में जहां प्रधानमंत्री ये कहते थे कि 100 रुपये ऊपर से आते हैं तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 रुपये ही रह जाते हैं। आज ये माहौल जो है वो पैदा हो चुका है कि 100 रुपये अगर ऊपर से आते हैं तो नीचे 100 रुपये ही पहुँचते हैं, यानी भ्रष्टाचार पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। पिछली सरकारों में जहां मेडिकल कॉलेज छः मेडिकल कॉलेज थे, आज वो बनकर के 15 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में है। 2185 सीटें जो हैं इससे पहले की सरकारों के अंदर रही हैं, लेकिन अब 3000 सीटें जो है वो मेडिकल कॉलेज में MBBS की जो सीटें हैं वो हो चुकी हैं, और इससे आगे इजाफा करने को लेकर के लगातार जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो एक और जहां क्योंकि अपने आप में अगर सबसे बड़ी जो सुविधा सरकार के स्तर पर हो सकती है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर के सबसे पहले जो तैयारी है वो की जाती है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो है सोच रखी गई कि तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज जो है वो होना चाहिए, ताकि एक अच्छी सुविधाओं के साथ अगर शिक्षा दी जाएगी, और ख़ासतौर से चिकित्सा शिक्षा अगर दी जाती है तो आने वाले समय में लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देने में भी इससे मदद मिलने वाली है। जहाँ तक जनसंवाद कार्यक्रम की बात की जाए तो उसमें लोग जो है अपने गाँव से संबंधित, आमजन से संबंधित जो भी समस्याएँ रखते हैं, मुख्यमंत्री के साथ तमाम प्रशासनिक अमला जो है वो जिले का मौजूद रहता है और तुरंत आदेश दिए जाते हैं उस समस्या के निवारण को लेकर के। और इसी सिलसिले में आज कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को करने के बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी रहने वाला है, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला हम अमूमन देखते हैं। जब दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री तो कई ऐसे विषय होते हैं जिसमें प्रदेश को जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करना होता है। तो सीधे तौर पर दिल्ली भी मुख्यमंत्री का दौरा आज इस जनसंवाद को करने के बाद कैथल में दिल्ली के अंदर रहने वाला है। जी, और जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब खबर की तह तक में एक खबर हिमाचल प्रदेश से CPS नियुक्ति का मामला है। इस मामले पर हिमाचल में काफी सियासत हो रही है। CPS नियुक्ति मामले में आज सुनवाई होगी। हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी विधायकों की याचिका को हाईकोर्ट ने मेंटेनेबल करार दिया है। आज मुख्य याचिका पर सुनवाई होगी। बीजेपी के 11 विधायकों ने CPS नियुक्ति के खिलाफ दायर की है याचिका। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो बहुत से लोगों को मंत्री बनाया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो मंत्री बनना चाहते थे, तो बताया गया कि फिर उनको CPS बना दिया गया ताकि वो सब खुश रहें। अब प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं, खबर की तह तक मैं जाने के लिए। प्रदीप, खबर की तह तक जाइए संक्षेप में कि एक तो ये CPS की नियुक्ति पर बवाल क्यों हुआ हिमाचल में, और अब तक किस तरह की कार्रवाई होती रही है, हाईकोर्ट में किस तरह से सुनवाई और इस मामले को देखा जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए CPS मामले को लेकर जो हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है उस पर सुनवाई का दौर चला हुआ है। हालांकि जब इसको दायर किया गया था याचिका को, उस पर सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है और फिर उस पर सुनवाई होती रही। उनका कहना था कि जो हाईकोर्ट के नियम है उसके मुताबिक ये याचिका दायर नहीं हुई है। इसमें CPS का भी केस है और डिप्टी CM का भी, क्योंकि इन केसों को क्लब किया गया है और इकट्ठे ही एक समय में ही सुनवाई इन दोनों केसेस पर हो रही है। लेकिन मेन जो विषय CPS को लेकर जो चल रहा है उसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने ही अभी कुछ दिन पहले ही इसको लेकर निर्देश दिए थे कि ये जो केस है ये सुनने योग्य है, मेंटेनेबल है, इस याचिका को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब आज से इस मुख्य याचिका यानी CPS की नियुक्ति को जो चुनौती दी गई है
बीजेपी विधायकों की तरफ से, और इसमें 2 और याचिकाएं भी हैं। तो इन तीनों याचिकाओं को भी एक साथ किया गया है, तो इकट्ठी सबकी सुनवाई हो रही है। और उसमें जो बीजेपी के 11 विधायक हैं उनकी तरफ से जो ये याचिका दी गई है, तो अब इस पर सुनवाई आगे की होगी। और जो मुख्य जो याचिका है, यानी सीपीएस की नियुक्ति को जो चुनौती दी गई है, उस पर ये सुनवाई आज होनी है। तो इसमें देखना ये होगा कि आज हाईकोर्ट में क्या क्या पक्ष जो है यहाँ पर दोनों पक्ष रखते हैं, अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं। लेकिन इसको लेकर सियासत भी हम कह सकते हैं कि जरूर हो रही है कि सीपीएस की नियुक्ति को ये नियुक्तियां जो है संवैधानिक नहीं है, इसको लेकर दलील यहाँ पर दी गई है। दरअसल जो बीजेपी ने पक्ष यहाँ पर रखा है, उनके तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन वो लगातार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और उनकी तरफ से जो यहाँ पर दलीलें दी जा रही हैं कि ये याचिका, ये जो नियुक्तियां हैं, ये संवैधानिक नहीं है। और किसी भी राज्य में या हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 12 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री यहाँ नहीं हो सकते हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर। लेकिन इसमें जो सीपीएस है वो मंत्रियों जैसा औहदा ले रहे हैं, राज्य मंत्रियों जैसा उनको स्टेटस जो है एक तरह का मिला हुआ है, और उनको सुविधाएं इस तरह की मिली हुई है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में भी आती हैं। उनको सचिवालय में कमरा भी है, गाड़ियां भी उनको सरकारी है। तो ऐसे में उनको जो अच्छे जो सीपीएस है, ये इनकी नियुक्तियां असंवैधानिक है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी वो निर्देशों का, उनके आदेशों का जिक्र करते हैं कि उन्होंने भी असंवैधानिक करार दिया था। पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा असम और मणिपुर के हाईकोर्ट भी इसको लेकर पहले ही नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दे चुके हैं। तो ऐसे में अब हिमाचल में भी इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए, ये याचिका है। और इस पर सुनवाई का दौर अब चला हुआ है। जी, शुक्रिया प्रदीप इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए, और हमारे सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया। खबर की तह तक में इतना ही, लेकिन खबर अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबर अभी तक के साथ। और मौसम बिगड़ा हुआ है तो अपना ख्याल भी रखिए, और मौसम सुहाना है तो उसका थोड़ा सा लुत्फ उठाइए। नमस्कार।